नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग MPPCS 2017 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी उसमें 51 नंबर प्रश्न से लेकर 75 नंबर प्रश्न तक उसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर से संबद्ध है। ऑप्शन दिए हुए फ्लोरिडा की धारा, कनारी की धारा, अंगुलहास की धारा और क्यूरेल की धारा। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि ठंडी जलधारा जो कि हिंद महासागर से संबंधित है, तो वो आपकी है अंगुलहास की धारा। अब आपको बताना है कि जो फ्लोरिडा की धारा है वो गर्म धारा है कि ठंडी धारा है। क्यूराइल और कनारी की धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो ये आपको बताना है कि कनारी और क्यूराइल की धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं जापान सागर, उत्तर सागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर या आर्कटिक सागर में। तो सभी लोगों को मालूम है कि ये 1920 किलोमीटर लंबाई में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची में सागरीय कटक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है महासागर दिए हुए हैं। तो आपको मालूम है कि जो डॉल्फिन कटक है या डॉल्फिन रिज है वो कहाँ पे स्थित है, आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो एक को आप मिला देंगे किससे, 4 नंबर से। ठीक है। उसके बाद आपका जो है दिया हुआ है क्या, स्कोटिया। स्कोटिया आपका कहाँ पे है, 3 नंबर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। फिर उसके बाद सेंट पॉल जो है आपका कहाँ पे है, वो दक्षिणी हिंद महासागर में है। और उसके बाद एल्बेत्रास जो है आपका वो जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आप इस तरह से मिला देंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो होगा आपका 4, 3, 1, 2। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन दिया हुआ कि एटाल की आकृति वृत्ताकार होती है। उसके बाद कारण दिया हुआ है कि प्रवाह भित्ति का निर्माण, यहाँ पे प्रवाल होना चाहिए, गलत दिया हुआ है। प्रवाह भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। आपके जो कूट दिए हुए हैं कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो आपका उत्तर सही है वो सही है कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अब आपको सोचना है कि सही व्याख्या क्या हो सकती है, वो आपको दिमाग में सोचना है। तो जो व्याख्या के लिए जो कथन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना, किस वजह से पाया जाना है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये आपका पूर्णतः गलत है कि नहीं। तो ये तो आपका है ही। अगला जो है प्रश्न है कि कर्माडेक खाई कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो जो आपका उत्तर सही है वो आपका सही है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब आपको क्या करना है कि जो दुनिया के जो 5 सबसे गहरे ट्रेंचेज हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है और उसको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हरित गृह गैसों को सीमित करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए टोरंटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल था। कब किया गया था, 1997 में। कहाँ किया गया था, क्योटो में। क्योटो किस देश में है वो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आप बताइएगा। दूसरा है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था वो ओजोन परत के संरक्षण से था, उसके संरक्षण को लेकर था जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। अब आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल किस देश में है और कब हुआ था ये प्रोटोकॉल। और जो रियो सम्मेलन है उसमें पृथ्वी प्रथम सम्मेलन कहा जाता है। और जो टोरंटो सम्मेलन है किससे संबंधित है वो आपको बताना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मैक्सिको तट से फिलिपाइन तट तक एक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक हो सकती है। ऑप्शन दिए हुए हैं कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा और क्यूरेशियो की धारा। तो आपका उत्तर सही है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। अगला प्रश्न है कि प्रवाल द्वीप के निर्माण से संबंधित अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन दिए हुए मरे, अगासिज, सेम्पर और डार्विन। तो जो प्रवाल भित्ति के संबंध में जो अवतलन सिद्धांत था वो डार्विन महोदय ने दिया था। अब आप बताइए कि जो स्थिर स्थल सिद्धांत है वो किसने दिया था। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इसी में उत्तर है जो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि
वेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले हुए पदार्थ होते हैं और अधिकांशतः तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन डी हुआ पंख, ऊज, लाल पंख और प्रवाल पंख। तो आपका उत्तर है लाल पंख। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपका जो वही है कि एक तरफ जो है आपके दिए हुए हैं गर्त दिए हुए, सागरीय गर्त दिए हैं और दूसरी तरफ महासागर के नाम दिए हुए हैं। तो आपको मालूम है कि जो सुंडा गर्त है वो कहाँ पे स्थित है? सुंडा खाई आपने सुना होगा, ये आपका पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर में। उसके बाद जो मेरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पे है आपका? वो है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो आप मिला देंगे ए का 3 से, बी का 2 से, तो 3 और 2 वाला आपको विकल्प देखना है। तो आपका सही कौन सा? 3, 2, फिर उसके बाद 1, 4, ये आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद पोर्टोरिको कहाँ पे है? मध्य आंध्र महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और उसके बाद अटाकामा जो गर्त है वो आपका जो है कहाँ पे स्थित है? वो आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, वो आप इससे मिला देंगे। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन दिए हुए हैं रिटर, स्टाम्प, हार्टसोन, ब्लास। तो ये आपको उत्तर मालूम होगा कि 1959 में एक किताब लिखी थी हार्टसोन महोदय ने, जिसका नाम था पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और 1939 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि भौगोलिक वातावरण के प्रभाव नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिए हुए हैं हेटनर ने, सैम्पल ने, हार्वे ने और हैगेट ने। आपका उत्तर सही है सैम्पल महोदय ने। अब आप मुझे बताइए कि हेटनर महोदय की जो सबसे फेमस किताब रही वो कौन सी है? हार्वे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी। पीटर हैगेट ने 3-4 किताबें लिखी जो कि मॉडल वर्ड से जुड़ी हुई थी। अब आपको बताना है कि पीटर हैगेट ने चोरले के साथ कौन कौन सी किताबें लिखी थी, उनको आप एक लिस्ट बना के मुझे बताइएगा। इसी तरह से आप मुझे बताइएगा कि स्टाम्प महोदय ने भी कुछ किताबें लिखी थी, रिटर ने किताब लिखी थी और ब्लास ने। तो इन तीनों जो विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, इनके द्वारा लिखी गई जो सबसे प्रमुख किताबें हैं उनका क्या नाम है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि संभाव्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए टेलर ने, OHK स्पेट ने, मैकेंडर ने, वाइडल डी लाप्लास ने। तो जो आपका उत्तर सही है संभाव्यवाद, प्रोबेबिलिज्म, वो दिया था OHK स्पेट ने। तो यहाँ संभववाद नहीं पूछा गया, संभाव्यवाद पूछा गया। ये आपको क्लियर ध्यान रखना है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिज्म। ठीक है, पॉसिबिलिज्म की बात नहीं की गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विद्वानों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं हेरोडोटस, वारेनियस, अरस्तु और आपका स्ट्रेबो। तो ये है आपका, ये सभी लोग यूनानी रोमन से संबंधित थे और काफी समय पहले के थे, जबकि वारेनियस जो है 17वीं शताब्दी से थे। और ये किस देश से संबंधित थे ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया और फेब्रे। तो आपका उत्तर सही है विडाल डी लाप्लास। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हर्बर्टसन, ईसा बोमेन, मैकेंडर, रॉक्सबी। तो आपका उत्तर सही है ईसा बोमेन, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या स्थल के 1/7 भाग पर केंद्रित है, यह कथन है। ऑप्शन दिए किसका है? कि ब्रूंज का, ब्लास का, क्लार्क का, ट्रिवाटा का। तो आपका उत्तर सही है ब्लास का। ब्लास ने बताया था कि विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है पूरे जो स्थलीय भाग है पूरे विश्व का, उसके 1/7वें भाग पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है कि विश्व भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, मात्रात्मक भूगोल बनाम विवरणात्मक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल बनाम समसामयिक भूगोल। तो आपका उत्तर सही है फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन है कि अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया है। 4 आपके कथन दिए हुए हैं। पहला है यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। तीसरा है कि गणित में मौलिक योगदान देके,
और चौथा है यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके। तो आपके जो शुरुआत के 3 विकल्प हैं ये आपके जो है सही हैं, जो कि अरब भूगोलवेत्ताओं के भूगोल के विकास से संबंधित हैं। तो आपका ये सही है। जबकि जो चौथा विकल्प है कि यूरोप और एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार किया, वो आपका कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भूगोल में क्षेत्रवर्णीय विज्ञान किसने कहा? तो भूगोल को क्षेत्रवर्णीय विज्ञान कहा था हेटनर महोदय ने, और एक इनकी बहुत फेमस किताब थी, वो 1909 में प्रकाशित हुई थी। आप बताइएगा कौन सी किताब है। और आप दूसरा मुझे बताइएगा प्रश्न कि डेविस महोदय ने जो अपर्दन चक्र की संकल्पना दी, जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन दी, वो किस नदी के अपर्दन से संबंधित थी? अगला प्रश्न है कि नव निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं रुको निश्चयवाद, जाओ निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, या सभी सही हैं। तो आपका जो सही था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या रुको और जाओ निश्चयवाद से। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था। ऑप्शन दिए हुए हैं भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभरना, मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन पर जोर बढ़ाना, मानव भूगोल का केंद्रीय स्थिति प्राप्त करना, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद का पनपना। तो जो आपका उत्तर सही है वो है कि ज्योग्राफी एज ए स्पेशियल साइंस के रूप में उभरना। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य है। ऑप्शन दिए हुए भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना, भौगोलिक अध्ययन को यथार्थ और विशुद्ध बनाना, भावमूलक प्रादेशिक उपागम से मुक्ति, निश्चयात्मक विचारों से मुक्ति। तो जो आपका सही है कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया ज्योग्राफी में, उसका केवल मकसद था कि इसको साइंटिफिक और जो है कॉन्सेप्चुअल बनाना था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है संकल्पना दी हुई है और दूसरी तरफ उसके प्रस्तावक कौन है वो दिए हुए हैं। तो निश्चयवाद आपको मालूम है कौन थे? रेटजेल महोदय थे। तो निश्चयवाद को आप मिला देंगे किससे? निश्चयवाद को आप मिलाएंगे किससे? रेटजेल महोदय से। उसके बाद आप संभववाद हो गया, तो संभववाद आप मिलाएंगे किससे? ब्रूंज महोदय से। नौ निश्चयवाद जो है आपका वो किससे मिलाएंगे आप? नौ निश्चयवाद वो आपका ग्रिफिथ टेलर से मिला देंगे। और प्रसंभाव्यवाद किससे लगाएंगे? OH के स्पेड से। तो इस तरह से जो आपका उत्तर सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इससे 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 जहां पे हो उसको आप मिला दीजिए। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, 2 3 4 1। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए आपके एक कुछ प्रश्न सॉल्व करने से ही बहुत ढेर सारे प्रश्न तैयार हो गए। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम 25-25 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 76 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। अब आपको बताते चले कि इस प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप 200 प्रश्न तैयार करते हैं तो कुल आपके जिस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस हिसाब से आपके 500 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है कि विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया था। कारण दिया हुआ कि रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे। कूट दिया हुआ कि दोनों कथन सही हैं, RA की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि दोनों कथन सही हैं किंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है कि A सही है किंतु R गलत है। अगला है A गलत है और R सही है। तो जो आपका सही उत्तर है कि दोनों कथन सही हैं किंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता। तो वो एक टेलियोलॉजिस्ट थे, समझ रहे, ईश्वरवादी थे। तो इसकी वजह से उन्होंने ये सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया था कि विविधता में एकता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों कथन सही हैं लेकिन उनका जो है कारण सही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में हम लोग 76 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो 76 नंबर प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हाँ, अभी क्या है कि एक डिमांड आ रही है कि आप इसको इंग्लिश वर्जन में भी अपलोड करें इस तरह के वीडियोस। तो जैसे ही ये हिंदी का पेपर हिंदी वर्जन में कंप्लीट होता है उसके बाद 50-50 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसमें 4 पार्ट में इस पूरे पेपर को कवर करके अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, हिंदी मीडियम का जो भी है उसको आप देखते रहिए और उसके बाद इंग्लिश मीडियम भी अपलोड होगा। धन्यवाद।